तैयार रहिए। स्टार्ट। माओवादियों को मिलने वाली फंडिंग पर नकेल कसने के प्रयास हुए तो नक्सलियों ने नकली नोट छापना ही शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों के ठिकानों पर सुरक्षा बलों की छापेमारी के दौरान इस तथ्य का खुलासा हुआ है। हैरत की बात यह है कि नक्सली नकली नोट छापकर उन्हीं आदिवासियों के बीच इनको खपा रहे हैं जिनके लिए ये जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ने का दावा करते आए हैं। अपनी कमजोर होती आर्थिक ताकत को बढ़ाने का नक्सलियों का यह गैर कानूनी कृत्य निश्चित ही चिंता का विषय है। चिंता इसलिए भी क्योंकि एक और सरकारी स्तर पर नक्सलवाद के खात्मे के मजबूत प्रयासों के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नक्सली गाहे बगाहे सुरक्षा बलों पर हमलों को अंजाम दे रहे हैं। नक्सलियों के हमले में रविवार को सुकमा जिले में ही हमारे 2 जवानों की शहादत हुई है। ये घटनाएं बताती हैं कि माओवादी उन पर लगातार कसी जा रही लगाम से बौखला गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर होते नक्सलियों से जहां नकली नोट बरामद हुए वह जगह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा के नजदीक है। इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि माओवादी ये नकली नोट छत्तीसगढ़ से बाहर देश के दूसरे हिस्सों में भी खपा रहे होंगे। जांच एजेंसियों के पास यह सूचना 2 साल पहले ही थी कि नक्सली सदस्यों को नकली नोट छापने का बाकायदा प्रशिक्षण दिया गया है। तकनीकी मदद के साथ साथ नक्सलियों को अत्याधुनिक हथियार भी उपलब्ध होते रहे हैं। कुछ दिन पहले 3 विशेष स्नाइपर वर्दी भी माओवादियों से बरामद हुई थी। इससे जाहिर होता है कि इनके तार विदेशों से भी जुड़े हैं। नकली नोट बाजार में खपाने का नक्सलियों का दुस्साहस भी ऐसी ही मदद की वजह से हो रहा है। स्थानीय मददगारों के साथ साथ नक्सलियों को दूसरे रास्तों से भी टेरर फंडिंग होने की आशंका लगातार व्यक्त की जाती रही है। यह सच है कि हेलीकॉप्टर, ड्रोन और अत्याधुनिक संचार तकनीक की मदद से नक्सलियों पर नजर रखने के लिए सुरक्षा बलों के प्रयास भी कम नहीं हो रहे। इसके बावजूद कई बार नक्सली सुरक्षा बलों को चकमा देकर अपने नापाक मंसूबों में कामयाब होते दिखते हैं। ऐसे में माओवाद की समस्या से निपटने के लिए जैसी तत्परता से प्रयास किए जाने चाहिए वैसी तत्परता दिख नहीं रही है। प्रभावित इलाकों में शिक्षा का प्रसार, रोजगार के साधनों में वृद्धि और विकास की गतिविधियों को बढ़ाने का और काम हो तो नक्सली समस्या के खात्मे की दिशा में ठोस प्रयास होंगे। पैरा नशा, और वह भी साधारण नहीं बल्कि खास प्रकार का एमडी ड्रग्स का, राजस्थान के युवा नशे के सौदागरों के निशाने पर हैं। खासतौर पर मारवाड़ के युवा। जोधपुर में कई उच्च शिक्षण संस्थान हैं। नशे के काले कारोबारी इन संस्थाओं के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को नशे के चंगुल में फंसाकर उनका भविष्य चौपट करने पर तुले हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े शहर ही इन काले कारोबारियों के निशाने पर हों। मारवाड़ क्षेत्र के छोटे बड़े कई कस्बों में नशे का काला धंधा जड़े जमा चुका है। हालात इस कदर काबू से बाहर हैं कि एमडी ड्रग्स की तस्करी से जुड़े लोगों ने क्षेत्र में ही इसकी फैक्ट्रियां तक लगा ली। पहले ड्रग्स की बढ़ती तस्करी और अब ड्रग्स निर्माण की फैक्ट्रियां इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं कि प्रदेश में नशे के कारोबारियों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है और वे बिना किसी प्रभावी रोक टोक के अपना काला काम किए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की कार्रवाई के बाद
एक के बाद एक पकड़ी गई फैक्ट्रियां और ड्रग्स बनाने के उपकरण मिलने के बाद भी राजस्थान पुलिस प्रशासन की ओर से इस पर अंकुश लगाने के लिए कोई पुख्ता कार्रवाई नजर नहीं आती। पिछले दिनों जोधपुर शहर में एनसीबी ने गांजे की एक बड़ी खेप पकड़ी। यह गांजा शहर की उच्च शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिए तस्करी करके लाया गया था। एनसीबी के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थाओं के आसपास नशे का कारोबार होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। हैरत की बात यह है कि इन्हीं शिक्षण संस्थाओं के पास ही पुलिस थाना है, लेकिन फिर भी ड्रग पेडलर्स बेखौफ होकर वहां गांजा व अन्य प्रकार के नशे युवाओं को बेचते रहे। हमारी युवा पीढ़ी को खतरे में डालने वाले इस ड्रग्स के कारोबार पर अंकुश लगाना पुलिस की प्राथमिकता में होना चाहिए। सवाल यह है कि इस कारोबार में लिप्त लोगों के हौसले कैसे इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने प्रदेश में फैक्ट्रियां ही डाल ली। पड़ोसी राज्य पंजाब दशकों से नशे की जकड़ में है। अब यह समस्या प्रदेश में अपना सिर उठाने लगी है। अब प्रदेश सरकार को नशे पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे। इसमें लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। जरा भी चूक हमारी पूरी युवाओं को ऐसे खतरे में धकेल देगी जहां से उन्हें बचाकर ला पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पैरा 49 साल पहले आज की रात कुर्सी बचाने के लिए खेला गया खेल भारतीय लोकतंत्र पर ऐसा धब्बा है जिसे कभी धोया नहीं जा सकता। बात 25 जून 1975 की है। उस दिन दोपहर से लेकर 26 जून की भोर तक सत्ता के गलियारों में उठा पटक ने देश को एक राजनीतिक घाव दिया था। इस घाव को इमरजेंसी अथवा आपातकाल के नाम से याद किया जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून की रात तमाम विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद 26 जून की सुबह मंत्रिमंडल की बैठक में जब आपातकाल की आधिकारिक घोषणा की तो विपक्ष ही नहीं कांग्रेस के भी तमाम नेता सन्न रह गए थे। 25 जून की दोपहर बाद से लेकर लगातार 16 घंटे चले घटनाक्रम के गवाह इंदिरा के अलावा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे, इंदिरा के विशेष सहायक आर.के. धवन और सचिव पी.एन. धर, संजय गांधी, बंसीलाल और ओम मेहता ही थे। इंदिरा गांधी ने इन सब के साथ 16 घंटे तक बैठक कर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल की घोषणा के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा लिए थे। असल में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अपने लोकसभा चुनाव को रद्द किए जाने को लेकर इंदिरा गांधी गुस्से में थी। उन पर प्रधानमंत्री पद छोड़ने का दबाव था। गुजरात और बिहार में आंदोलन शुरू हो चुके थे। कांग्रेस चाहती तो इंदिरा गांधी से त्यागपत्र लेकर किसी और को प्रधानमंत्री बना सकती थी, लेकिन इंदिरा गांधी के आगे बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आपातकाल लगाने के कागज पर हस्ताक्षर होने तक एक भी केंद्रीय मंत्री को पता नहीं था कि क्या होने जा रहा है। सुबह 6 बजे मंत्रिमंडल की बैठक में आपातकाल लगाने के फैसले को मंजूरी दी गई। बैठक में तब केवल रक्षा मंत्री स्वर्ण सिंह ने सवाल उठाया था कि विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां किस कानून के तहत हुई, लेकिन स्वर्ण सिंह को कोई जवाब नहीं मिला। स्टॉप।